16 मिनट का तय किया है। पहला सवाल आप पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल। पहले बोले भी आप माइक ले लीजिएगा हाथ में, ये नीचे से ऑन जी। मैं बोलता हूँ, ये डायस हटा सकते हैं क्या हम थोड़ा क्विकली? डायस पीछे कर दीजिए बस थोड़ा सा, है ताकि ये जो दाएं बाएं लोग बैठे हैं इसे हटा ही दीजिए। अब हम वहां तो जाने वाले नहीं। आराम से आराम से दोनों तरफ से हटा दीजिए। इस बीच आप लोग भी अपने अपने सवाल तैयार कर लें। ये ध्यान रखेंगे कि मैं यहां से सवाल लूंगा, आप लोगों को अपना हाथ ऊपर करना है, अपना नाम बताना है और अधिकतम 3 वाक्यों में अपना सवाल पूरा करना है। कई लोग सवाल की जगह भाषण देने लगते हैं, उससे आज बचना है जी। मुफ्ती साहब, पहला सवाल आपका, 16 मिनट है, हम दोनों लोगों के सवाल लेंगे जी। जी बहुत शुक्रिया। आपकी जो अभी बात हुई बहुत अहम थी, मैं इसको चाहूँगा कि आगे डिस्कस करूँ, लेकिन चूँकि अभी ये वो सेगमेंट है क्रॉस एग्जामिनेशन, तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो मैं इतनी देर से कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट आपको बता रहा था, ये अकल से ही बता रहा था हजरत, आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं? चूंकि 2 ही ऑप्शन हो सकता है, आप ये बताएं। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूं, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता नहीं, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा थोड़े से मुझे डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप ज़रा सिंपल ज़बान में सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ जी। यूनिवर्स की हर चीज कॉन्टिंजेंट होने का मतलब यह है कि वो अपने एग्जिस्टेंस में किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जो भी चीज डिपेंडेंट होगी वो चीज इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये इन्फिनिट रिग्रेस है, यानी कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, और कभी कोई यानी ये एंडलेसली चलता रहा? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम तो एग्जिस्टेंस में आते ही नहीं। लॉजिकली ये मुत्तफक अलैह चीज है, मुत्तफक अलैह, अग्रीड अपॉन। ओके, इस पे हमने एग्री किया था कि मुश्किल शब्द आएगा तो अर्थ बताना पड़ेगा। तो इन्फिनिट रिग्रेस तो पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा ऐसे नेसेसरी बीइंग पर। नहीं, कोई जरूरत नहीं रुकने की। किसने कहा आप रुकना पड़ेगा? आप रुकते हैं खुदा पे, आप नहीं रुकते। आप कहते हैं वो हमेशा से, जब उस वक्त से जब वक्त नहीं था। आप कहाँ रुकते हैं कि अब हुआ था वो? आप नहीं कहते। हम क्यों नहीं मान सकते कि यूनिवर्स जो है और बल्कि मल्टीवर्सेस जो है वो हमेशा से हैं, वो बनती है, बिगड़ती है। एक हमारे यहाँ एक चीज़ है ब्लैक होल, वो समेट लेता है वापस, फिर ब्लास्ट होता है, फिर फैल जाता है। और इसमें हमारी तो खैर कोई औकात ही नहीं है इंसान की। एक छोटे से जर्रे पे हम 50-60 साल की उम्र रखते हैं, जो करोड़ों अरबों साल की कायनात है उसमें, और पैदा भी नहायत ही बेहुदा वजह से हुए थे। तो इसमें ये सोचना कि इसकी वजूहात और ये क्यों है, ये डिपेंडेंट है, ये हम देख रहे हैं, क्या मालूम। आप सोचिए कि ये जो फैल रही है कायनात, ये कहाँ फैल रही है, ये कहाँ जा रही है, और ये फैल क्यों रही है? अरे बना लीजिए तुमने, रुको भैया, काफ़ी है। ये फैल क्यों रही है? ये और कौन सी कायनात जिसे मैं दूरबीन से देखता हूं तो 2 बिलियन लाइट ईयर पे है, उससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। 2 बिलियन ईयर यानी अगर मैं 80,000 माइल्स पर सेकेंड से चलूं तो 20 करोड़ साल में वहां पहुंच जाऊंगा। इसकी जरूरत क्या थी? ये दुनिया, ये कायनात तो इंसान अशरफुल मखलूकात के लिए बनाई गई ना। तो ये सब ये टर्म समझ में नहीं आया, इसमें कोई खास समझने वाली बात थी भी नहीं। ये जो अल्टीमेट कहा यह जाता है कि ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, ये इंसान के लिए बनाई गई। अच्छा, ये सब इंसान के लिए। क्यों साहब, सही है ना? बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी चीज के पीछे रीजन आपको नहीं पता तो रीजन नहीं है। इसे कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो बिल्कुल सही कहा था उसने, बर्टन रसल ने। आपने उसे मजाक में टाल दिया कि भाई आप एक दावा कर रहे हैं, मैं क्यों कहूं कि ये गलत है दावा? आप प्रूफ कीजिए, मेरे पे जिम्मेदारी ही नहीं है, मैंने थोड़ी कहा है। आप प्रूफ कीजिए कि ये सही है। आप आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। पूछना चाहेंगे? आप सवाल पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब से?
क्योंकि ये क्रॉस एग्जामिनेशन का दौर है। आप जैसे पहले बोल रहे थे फेथ को लेके कुछ, मैं ये पूछना चाहूँगा कि खुदा ने जो भी रेवलेशन किए हैं एक मज़हब के लिए बहुत से मज़हबों में किए हैं, अलग अलग रेवलेशन है। कहीं कुछ एक बातें हैं, कॉन्ट्रडिक्शन भी है आपस में, कहीं कुछ आप कर सकते हैं, कहीं कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सबकी कोड ऑफ मॉरल एक है। तो ये किस्सा क्या है? अब आप ये देखिए कि मुझे कभी कभी लगता है कि जो फुटबॉल फाइनल होता है, लाखों लोग होते हैं, फिर वो टीवी कवर करती, करोड़ों लोग, अगर उसमें खुदा की एक बूमिंग आवाज़ आ जाती, मैं गॉड हूँ, तो सारे लोग अभी सुन लेते और टीवी पे भी सुन लेते, किस्सा खत्म होता। ये इतनी राजदारी क्या है कि तुम सामने कुछ तो सबूत दे दो हमें सॉलिड। ये कह साहब ये यूनिवर्स कैसे बनी, इससे मसला क्या हल होगा? मैं पूछूंगा आपसे खुदा कैसे बना? क्यों नहीं पूछूंगा कैसे बना? बल्कि वो तो कायनात से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कायनात से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। जी वो हमेशा से है। आप कहेंगे मैं मान लूँगा। अच्छा, दोयम वो कादिर मुतलक, यानी कादिर मुतलक का मतलब ओमनीपोटेंट, वो जो चाहे कर सकता है। आपको नौकरी दिलवा सकता है, आपकी अच्छी जगह शादी करवा सकता है, आपके पड़ोसी का मुकदमा हरवा सकता है, आपको जिता सकता है, सब काम करता है। थोड़ा सा माइक क्लोज जी। वो इस दुनिया को चला कैसे रहा है? ये दुनिया कैसे चल रही है? आपको इस पर हैरत नहीं होती? या क़यामत के बाद कभी एक जस्टिस होगा, जब ये बच्चा मर चुका होगा जिसकी धज्जियाँ उड़ गई बम से, इसको इंसाफ मिलेगा तब। अच्छा, अब जवाब दूं? हाँ जी जी। मैं इसीलिए आप की तरफ आता। सबसे पहले आपने रेवलेशन और स्क्रिप्चर्स की बात की, इस पे मैं बात कर सकता हूं लेकिन आज नहीं करूंगा चूंकि वक्त कम है, कभी और इस पे डिस्कस करेंगे। मैं तैयार हूं उस पे भी बात करने के लिए। ये अभी से राउंड 2 की भूमिका तय हो रही है। डज गॉड एग्जिस्ट राउंड 2? चूंकि आज गॉड के एग्जिस्टेंस पे बात है तो मैं उसी के रिलेटेड जो है आपके सवालात को एंटरटेन भी करूंगा और मैं भी पूछूंगा। आपने कहा कि आपने साबित ही नहीं किया, जबकि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसी बुनियादी आर्ग्यूमेंट है। आप मुझे कॉन्टिजेंसी का मतलब बताइए, आपका मतलब क्या है कॉन्टिजेंसी? कॉन्टिजेंसी का मतलब यह हुआ कि हर वो वजूद जो किसी भी चीज का पाबंद है, हर वो वजूद या हर वो चीज जो अपने एग्जिस्टेंस में किसी भी चीज के पाबंद है और उससे बाउंड है, उसको उसकी जरूरत है, उस पर डिपेंड करती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई ना कोई कॉज होता है। ये तो अक्ल की बात है। ये आप रीजनिंग की बात करते हैं, मैं वही कर रहा हूं। दूसरी चीज, आपने ये बात कही कि इतने बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, उसका मेरा क्या लेना देना। फिर मेरे ख्याल से आपको ये नहीं कहना चाहिए आई थिंक देयरफॉर आई एम एन एथिस्ट। आपको सोचना चाहिए। सिर्फ आप एक लिमिटेड दायरे में रहकर नहीं सोचें, बल्कि बाहर निकलकर सोचें। आपने तीसरा सवाल किया, आपने 2-3 सवाल एक साथ। ऐसी बातें ना कीजिए, कुछ लोगों को इतराज हो जाएगा आप पे कि आप कुछ भी सोचिए। ये इजाजत आपको है नहीं, मुझे है। आपने प्रॉब्लम ऑफ इविल के ताल्लुक से सवाल किया और बार बार आप एक लफ्ज रिपीट कर रहे हैं कि ओमनीपोटेंट गॉड है, ऑल पावरफुल गॉड है। यही तो दरअसल समझना है कि गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रॉब्लम ऑफ इविल जो है, प्रॉब्लम ऑफ इविल दर हकीकत 2 असम्पशंस पर कायम है। अगर आप इन 2 असम्पशंस को समझ जाएं तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आर्ग्यूमेंट आपको समझ में आ जाएगी कि ये कोलैप्स कर जाता है। पॉइंट नंबर 1, यानी जो आपका सबसे पहला फॉल्स असम्पशन है कि गॉड मर्सीफुल है, ओमनीपोटेंट है, दुनिया में जुल्म हो रहा है। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक गॉड सिर्फ ओमनीपोटेंट और सिर्फ मर्सीफुल नहीं है, बल्कि वो ऑल वाइज भी है और वो ऑल नोइंग भी है। उसके हर काम के पीछे हिकमत और विजडम है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हिकमत और विजडम आपको समझ में आए या मुझे समझ में आए। अगर आप जो समझ रहे हैं उसके मुताबिक आप फैसला कर रहे हैं, ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव से आर्ग्यूमेंट है। और इस चीज को हम अपनी दुनिया में, अपने लाइफ में, डेली लाइफ में इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं। हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर वो अगर उसने हमें कोई दवाई दी है तो हम ये तो नहीं कहते कि जब तक आपके पास जितना नॉलेज और जितना विजडम नहीं है, आपने क्यों ये दवाई दी है, तब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं कहते, हम उसकी अथॉरिटी को तस्लीम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हम जानते हैं कि वो नॉलेजेबल है, वो विजडम वाला है, हमसे ज्यादा नॉलेज और हमसे ज्यादा विजडम है। बताएं सर। मैंने डॉक्टर में और खुदा में बड़ा डिफरेंस है। डॉक्टर पढ़ा लिखा होता है एक, तो मैं उसकी बात सुनूंगा।
दोयम ये नहीं कुछ जवाब तो ये भी नहीं है सर आप प्लीज, ये आ जाइए, अगर चलिए। सब ऑडियंस से बोलने लगेंगे तो हाँ। फिर मतलब नहीं सिविलाइज्ड बहस का। मतलब आप ये कहें कि चूंकि आप डॉक्टर पे बिलीव करते हैं इसलिए खुदा पे बिलीव किए, क्या ये मिसाल आपको समझाने के लिए। आर्ग्यूमेंट है, इस पे आपको एतराज नहीं है। तो सिंपल बात ये है कि मैं अगर ये यकीन कर लूँ कि एक ओमनी पेटेंट उसकी मसलहत है, ये जो बच्चे मर रहे हैं ये मसलहत है उसकी, मुझे नहीं चाहिए इसकी मसलहत। उसकी मसलहत नहीं, यही तो समझना है। मतलब एक्सपीरियंस। अच्छा, इस आपने अभी मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैंने कहा आपका पूरा आर्ग्यूमेंट दो फॉल्स असम्पशंस पर है। एक फॉल्स असम्पशन मैंने बता दिया, दूसरा फॉल्स असम्पशन ये है कि इस दुनिया में इविल के होने का कोई गुड रीजन नहीं है, जबकि हमारे पास बाज रीजंस मौजूद हैं, हमारे पास बाज वजूहात मौजूद हैं। अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर तारीकी ना हो तो आप लाइट को समझेंगे कैसे? बहुत अच्छे। अभी और सुन लें, अभी और बाकी है। ये तो बात बहुत पसंद आई साहब मुझे कि जब तक रेप ना हो तब तक औरतों की इज्जत का ख्याल आपने मेरा जवाब पूरा सुना ही नहीं। जब तक के बच्चों का कत्ल ना किया जाए तब तक आपको बच्चों की मासूमियत की इज्जत। आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। क्या बात है, क्या आपने नुक्ता निकाला? आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। आप सुन लें, मेरी बात सुन लें। ये मैंने आपको एक चीज बताई। दूसरी चीज, इस दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए, हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। तो अगर गुड एंड इविल दोनों मौजूद है तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है। जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है, लेकिन अच्छा चलो अच्छी बात। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल मतलब खुदा ने बनाया। अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो इविल है, तो ये खुदा एक्चुअली इविल के साइड पे लग रहा है मुझे। बिल्कुल भी नहीं, मैं बता मेजॉरिटी में तो वो है। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? मैं बहुत कोई भी जो मुंसिफ होगा, चाहे आपका अपना घर हो जिसके आप सबसे बड़े हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप चलाते हैं, वहां पर आप इविल रखेंगे साबित करने को कि बाकी लोग शरीफ हैं। मेरी बात सुन क्या लें। ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है? अगर कि जब तक के कोई इविल नहीं होगा तब तक के शरीफ आदमी शरीफ नहीं लगेगा। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया, जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल होगा। क्रिएटर ने इविल को बनाया है लेकिन वो इविल नहीं है। अच्छा सुनिए मेरी बात, हाँ। लेट मी कंप्लीट सर। जी जी। क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है। इविल वो होगा जो उसे इख्तियार करेगा। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। रेप को कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं? रेप इंसान के फ्री विल का नतीजा है। ये रेप कैसे गलत इस्तेमाल होता है? ये मुझे अब सुन ले, अब सुन ले। गलत इस्तेमाल होता है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, कैसे गलत इस्तेमाल? मैं बता रहा हूँ जी। कि जो इविल इस दुनिया में मौजूद है उसके कई सारे तरीके हैं। एक तरीका इंसान का अपना फ्री विल है। अब अगर कोई रेपिस्ट रेप कर रहा है तो इसका गॉड का कसूर नहीं है, वो अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। और उसी के लिए जहन्नम बनाई गई है। ये फ्री विल का भी बड़ा चक्कर। आप जब कोई बुरा काम करते हैं या कोई बुराई होती है तो ये कहा जाता है कि ये फ्री विल है। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लेनेट। 7 बिलियन फ्री विल। और एक आदमी अपनी फ्री विल से मुझे कत्ल कर दे तो मैं खुदा की मर्जी से मरा हूं कि इसकी फ्री विल की वजह से? मेरी मौत खुदा के हाथ है या ये फ्री विल वाले के हाथ है? खुदा ने फ्री विल का निजाम बनाया है और उस निजाम का गलत इस्तेमाल करके कोई आपको मार रहा है, इस्तेमाल करके मेरा कत्ल कर देता है। अब मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है? वो इंसान जिम्मेदार है। वो इंसान। जी। ये कहना कि और उसको सजा मिलेगी। तो अब आप आगे चलिए कि ये तय करना कि अल्लाह ही या खुदा, सॉरी अल्लाह ने, खुदा ही जिंदगी देता है, खुदा ही मौत देता है, ये गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ नहीं, निजाम उसी ने बनाया, फ्री विल का निजाम मौत और हयात का उसी ने बनाया। यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ। अभी आपने कहा कि एक आदमी ने फ्री विल से आपको मार दिया, इसमें उसे फ्री विल दी गई थी, उसने गलत इस्तेमाल किया। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लैनेट
और आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ खुदा का ध्यान करूं। ये 7 बिलियन फ्री विल्स को मुझे लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि नहीं? ये तो तबाहियां कर रही हैं और तबाहियां ज्यादा हो रही हैं। बिल्कुल। तो अगर आप बताएं अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? देखिए, दुनिया में 2 तरह के जानवर हैं। एक जो अकेले रहते हैं जंगल में, और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरैक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग तय करेंगे। अगर लोगों ने ये तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड करेंगे। नहीं, अरे दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं जो रेप को जायज मानते हैं सर्टेन हालात में। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप भी जानते हैं। ये जो आईसिस वाले थे, जिन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैंने सिंपल सवाल किया कि इविल को आप डिफाइन करते कैसे हैं? आगे वापस आइए जी। आप साथ में तभी रह सकते हैं जब कुछ आप ऐसे उसूल डेवलप करें जिसमें हर एक का बेसिक तहफ़्फ़ुज़, हर एक का बेसिक राइट हो और हर एक को कोई आराम मिले। यही तरीका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं और वो ऐसे चलती है ज़िंदगी। उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी, नुकसान होगा, बर्बादियाँ आएंगी। और अगर उसमें आप घर ले लीजिए ना, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चे हैं, वालदा भी हैं, 2 बहनें भी हैं, एक भाई भी है। अब इसमें कोई निज़ाम आपको चाहिए साथ में रहने का, और एक दूसरे पे भरोसा रहे, एक दूसरे के बहीख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे, उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? हेलो ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहां पर समाप्त होता है। और ये बड़ा अच्छा है कि इस तरह से फ्रेगमेंट कर दिया गया है ताकि जो मरकरी ऊपर जा रहा है नीचे जवाब दे दूं जी। प्लेनेट की ज्यादातर मेजॉरिटी कुछ दूसरे मजहबों के खुदा को मानती है। आप उन्हें क्यों नहीं? आप तो मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। ये क्लोजिंग आप ये कह रहे हैं इविल और गुड को डिसाइड मेजॉरिटी करेगी। मेजॉरिटी जो कर दे वो सही हो जाएगा। क्लोजिंग इसको जैसा आप ही लोगों ने तय किया है उसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हैं। हाँ भाई, मैंने तो भले लोगों पे एतबार किया और तब मॉडरेशन तय किया। जी, आपके पास 5 मिनट का वक्त है, क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद हम ऑडियंस से क्वेश्चन आंसर लेंगे जावेद साहब की क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट के बाद। ओके, बहुत शुक्रिया जी। हमारा जो टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, मैं इस पे इतने एकेडमिक तैयारी करके आया था। मुझे था कि मैंने सोचा था कि कई सारे मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, लेकिन वक्त की भी किल्लत और जावेद साहब बार बार इधर उधर चले जा रहे थे तो उसको भी थोड़ा एंटरटेन करना पड़ गया। डज गॉड एग्जिस्ट पे मैं एक ही आर्ग्यूमेंट दे पाया। आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं और डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, और मेरे आर्ग्यूमेंट को किसी एक राउंड में भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया और रेफ्यूट नहीं किया। एक राउंड में भी नहीं, एक राउंड में भी नहीं। और ना ही अभी आपका क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट आएगा, नहीं, वो बता देना। आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी सर। अरे मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कंटीजेंसी का मतलब अब मैं कैसे समझाऊं आपको? आपस में आप और कितने आसानी से समझाऊं मैं? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। आप अपनी आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटीजेंसी उर्दू में बोल सकते हैं। हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लें जी, आखिरी 4 मिनट। दूसरी चीज, जस्ट अ मिनट प्लीज मैम, कैन आई टॉक? दूसरी चीज ये है कि आपने एक तो इसका जवाब नहीं दिया, दूसरा आपने गॉड के ना होने पर कोई डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, सिर्फ मजहब पे बात कर रहे हैं आप। मजहब तो आज हमारा टॉपिक ही नहीं था। आज तो हमारा टॉपिक हो, आप मजहब से ले लेकर आईएस तक चले गए। भाई हमारा क्या ताल्लुक है उससे? वी कंडेम देम। और उसका गॉड से क्या ताल्लुक है? अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी ने किसी को कत्ल किया, किसी ने किसी का रेप किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। और आपके पास
कोई भी रैशनल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी नहीं है। आपने कहा कि मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की, वो सही होगा। मैंने कहा हिटलर को फिर आप सही कहेंगे, नहीं, प्लैनेट की सोसाइटी की मेजॉरिटी तय करेगी। तो प्लैनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को मानती है, आप क्या नहीं रिलीजियस है? तो यानी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है। थैंक यू जी। ये मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट था। अब हमारे पास जी ये बड़ा अच्छा है कि दोनों लोगों को मॉडरेटर से शिकायत भी और बोल रहे भाई हमारी शाबाशी भी तो करते चलो। अब मेरी बात जी, आपके पास जावेद अख्तर साहब 5 मिनट का वक्त है। ये आपका क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है, टाइम रीसेट कर दें जी। देखिए, बहुत सारी बातें हैं। गॉड का डेफिनेशन दुनिया के किसी भी रिलीजन में है कि वो ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है, ही इज जस्ट, ही इज काइंड, ही लव्स यू एंड सो ऑन। मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मुझे कोई ऐसा सुप्रीम पावर यहाँ दिखाई नहीं देती है जो इंसान की बहबूदी के लिए कुछ कर रही हो, कमज़ोर को बचा रही हो, मदद कर रही हो, जालिम को पीछे हटा रही हो। मैं नहीं देखा, तारीख में नहीं। एक तो अगर है और ये देख रहा है तमाशा, तो उसका होना न होना बराबर है। दोयम ये कि ये जो है, जब आप ये कहते हैं कि कायनात जिसकी कंटीजेंसी है, मैं देखिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैं, तो ये कैसे हो सकती है भाई? और फौरन आप सरेंडर कर देते हैं कि जाहिर है कि इसका बनाने वाला तो इससे 10,000 गुना था तो कॉम्प्लिकेटेड होगा। उस पर आपके होने पे कोई इतराज़ नहीं है। उसे वो टाइमलेस है, वो पहले से था, टाइम तो बहुत बाद में आया। ये सब आप मानने को तैयार है जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं, आपके पास कोई रीज़न नहीं। आपकी तारीफ क्या है मजहबों की? बिलीफ की, जो खुदाओं का बिलीफ है, ये कॉन्स्टेंटली गलत साबित होता रहा है। मतलब आप कहें कि अरिस्टोटल के ज़माने में तो सब जाहिल थे, वो भी इतने ही यकीन से खुदा पे यकीन रखते थे, जो अब नहीं रहा। ये भी नहीं रहेगा, आप लिख लीजिए। और इसके आसार आपको दुनिया में दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। ये बहस क्या आज से 100 साल पहले इस तरह हो सकती थी? यहाँ तक तो आपको हम ले आए हैं। तो सर अरे इनको मदद की जरूरत नहीं भाई, ये सेल्फ सफिशिएंट आदमी है, आप क्यों इनकी मदद कर रहे हैं? सर प्लीज। तो ये जो है तमाम बातें अपनी जगह हैं। ये एक पैकेज है। आप अकेले, कोई आदमी ऐसा नहीं जो सिर्फ गॉड को मानता हो। उसके साथ बहुत पैराफर्नेलिया आता है, अलग अलग पैराफर्नेलिया आते हैं। दे हैव ऑलवेज क्रिएटेड chaos इन द सोसाइटी। मैं तो आपको सीधा ऑफर देता हूँ कि दुनिया में 10 इम्पॉर्टेंट बिलीव्स हैं। आप एक मानते हैं, 9 नहीं मानते। 9 में आप एथियस्ट हैं, 9 को आप बिल्कुल रीजनेबली मेरी तरह देखते हैं। तो 90 मजहबी आदमी भी 90% एथियस्ट है। वो दूसरे खुदा नहीं मानता, एक खुदा मानता है, अपना वाला, बाकियों को कहता है गलत है। अगर आप मानना ही बंद कर दें तो आपका 10% चांस है कि आप सही हैं और 90% चांस है कि आप गलत हैं। मेरा मशवरा है, आप मानना छोड़ दिए तो 50% चांस होगा कि आप सही हैं और 50% चांस होगा, 40% आप गेन करेंगे बाय बिकमिंग एन एथियस्ट। ये एक फरसूदा ख्याल है, ये ख़त्म हो रहा है। हो सकता है मेरी ज़िंदगी में ना हो, लेकिन ये हो जाएगा। जो बातें ये इनको आप मेटाफिजिकल, ये वो ऐसे रिस्पेक्टेबल टर्म दे दिए, ये तो उन लोग के हैं जिन्हें ना फिजिक्स मालूम थी ना मेटा मालूम था, ये उन्होंने आपको दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। और अब इस बातचीत का आखिरी राउंड